Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो स्टूडेंट्स, हमने सारे सॉल्व एग्जांपल 10th क्लास के ग्रेविटेशन के पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम मूव करने वाले हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम की तरफ। जो आपकी एक्सरसाइज है ग्रेविटेशन की, वो सारी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में अपलोड की है। आप प्लीज वो पूरी एंड तक देखेगा ताकि आपको सारे डाउट्स जो ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम्स थे वो इजीली अनसॉल्व हो और आपका आप सॉल्व कर सके उसको। तो सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग बॉक्स है, ठीक है। तो मैच करना है हमको। यहाँ पे आपको जनरली 2 दिए जाते हैं बट यहाँ पे 3 दिए गए, तो आपको तीनों को मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है मास। तो मास तो किससे रिलेटेड होगा सॉरी, मास का यूनिट तो नहीं होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी। तो मास का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, केजी। मतलब ये सारे यूनिट्स है तो केजी। तो मास की प्रॉपर्टी क्या है, तो मास की जो प्रॉपर्टी होगी तो इनमें से मैच करना होगा। तो हमारे पास एक टेबल है तो हम टेबल को यहाँ पे लिख ले। तो मास की जो यूनिट है, मास का जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, केजी। तो मास मेजर ऑफ इनर्शिया, वो इनर्शिया की इसमें मेजर करते हैं हम। वेट, वेट क्या है हमारे पास, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वेट। तो वेट को क्या यूनिट है हमारे पाज, न्यूटन। यहाँ पे हमने न्यूटन लिख लिया, ठीक है। तो 0 एट द सेंटर, सेंटर में क्या रहता है, वेट 0 रहता है, क्योंकि हमने प्रूव किया था जो G इज इक्वल टू 0 एट सेंटर, राइट। तो G अगर सेंटर पे 0 रहेगा तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg। तो mg G 0 होगा तो mg भी क्या हो जाएगा हमारा 0 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा 0 एट द सेंटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है यहाँ पे g। तो g क्या रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिपेंड्स अपॉन द हाइट। हमने देखा था कि हाइट अगर बढ़ती है तो क्या हो जाता है हमारा, हाइट अगर बढ़ती है तो क्या होता है हमारा g क्या है, बढ़ता है, राइट। सेम यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 एट द सेंटर, 0 एट द सेंटर, दोनों भी लिख सकते हैं हम। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये हम दोनों भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ, जिसका यूनिट हमने रख लिया था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सेम इन द एंटायर यूनिट, तो मास भी सेम रहता है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। यूनिवर्स में पूरा क्या रहता है, सेम। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे नहीं, हमें थोड़ी बोला है कि एक को एक ही से मैच करना है, ऐसे थोड़ी बोला है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो इसलिए मास का क्या हुआ 2 हुआ, वेट का 1 ही हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 2 हुए और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हुआ 1 हुआ। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको ये टेबल आ जाएगा तो इस तरह से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके मार्क काटे ना काटे, इसलिए मैंने दोनों भी आपको लिखने के लिए बताया है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास में और वेट में डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मास को देखा था और वेट को भी देखा था। तो वेट और मास में जो डिफरेंस था वो हमने अच्छे से क्लियर अप किया था इन थ्योरी क्लास। अगर वो आपने मेरा वीडियो से नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखिएगा। मैं यहाँ पे भी बताने वाला हूँ बट शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। तो मास और जो वेट का डिफरेंस है, तो ये हमारा मास है, ठीक है, ये हमारा वेट है। तो मास और वेट में डिफरेंस देखिए। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम एवरीवेयर, जो मास रहता है वो यूनिवर्स में सेम रहता है, कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द जी, वो जी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे, ठीक है। जी अगर चेंज हुआ, वेरीज विद अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर जी अगर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो जी अगर चेंज हुआ तो हमारा mg भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जी पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। मास नेवर बी 0, मास कभी भी 0 नहीं होगा। एवरी एलिमेंट हैव सम मास। कोई भी अगर एलिमेंट है या फिर कोई भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कुछ ना कुछ रहने वाला है। बट क्या जी क्या रहता है, वो 0 हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जी सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, हमें थोड़ी देर पहले ही देखा था, वेट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। मास डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, लोकेशन से मास चेंज नहीं होता बट लोकेशन से जी चेंज होता है। अगर जी चेंज होगा तो हमारा वेट भी क्या होगा, लोकेशन के हिसाब से चेंज होगा। मास इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायमेंशन उसका जो है ना वो मैग्नीट्यूड है। मास का ओनली क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड, वहां पे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, बट वेट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए जो वेट हुआ वो क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर हम अपवर्ड मास लेते हैं तो वो कम कम होते जाएगा, डाउनवर्ड मास लेते हैं वो कम कम होते जाएगा। सरफेस के अलॉन्ग मास लेंगे तो चेंज हो, लोकेशन से चेंज हो रहा है ना, उसके साथ डायरेक्शन से भी चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है
और उसकी वजह से वेट भी क्या हुआ हमारा वेक्टर क्वांटिटी। मास ऑफ द मेजर इन ऑर्डिनरी बैलेंस, जो हमें बैलेंस करने में उसको यूज कर सकता है, और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, वेट को यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरी जब मास बैलेंस करना रहता है तो मास लेते हैं, और जो स्प्रिंग बैलेंस रहता है उसमें क्या लेते हैं, हम वेट लेते हैं। तो मास जो होता है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं या फिर ग्राम में मेजर करते हैं। वेट जो रहता है वो न्यूटन में, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, डाइन में भी यूज कर सकते हैं। किसमें, डाइन जो यूनिट है वो सीजीएस यूनिट है, ठीक है। फोर्स का सीजीएस यूनिट है, वेट का सीजीएस यूनिट है, उसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। ये हमारा डिफरेंस हुआ। इतने सारे पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हो तो आपको मोर देन सफिशिएंट है, ये लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड है यहाँ पे देखिए कि विल द मास एंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सेम एज द वैल्यू ऑन द मार्स। मार्स पे जितनी वैल्यू है उतना रह सकता है क्या, वो हमें बताना है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि अगर जी चेंज हो जाता है तो जी चेंज होता है तो क्या होता है, वेट चेंज होता है। लेकिन मास क्या रहेगा, सेम रहेगा यूनिवर्स। तो जो मास रहेगा वो वही मार्स पे मास हमारा सेम रहेगा, लेकिन जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि मास इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर आप पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ यहाँ पे लिंक में दे दूंगा, वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सो द मास विल नॉट चेंज, मास उसका चेंज होने वाला नहीं है। द मास जो रहेगा वो सेम रहेगा ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन द मार्स, वो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट है। लेकिन वेट क्या है डियर स्टूडेंट, वेट इक्वल टू mg रहता है, और g इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ गया gm/r²। याद कीजिएगा हमने डिराइव किया था। अगर मास चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुई, तो g भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर g चेंज हुआ हमारा तो वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेट डिपेंड्स अपॉन एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, जो g है, और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑन अर्थ, और मास पे डिफरेंट रहती है क्योंकि उसका जो मास है वो डिफरेंट है। सो दैट वेट इज नॉट सेम ऑन द अर्थ एज वेल एज ऑन द मार्स, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया आपको। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पे वो है फ्री फॉल को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले हम फ्री फॉल देखते हैं। तो फ्री फॉल क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे बॉल है, इस बॉल को अगर हमने क्या किया, वहां से फ्रीली छोड़ दिया, तो वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। वो किस वजह से नीचे आ रहा है, बिकॉज ऑफ जी। तो एक्सटर्नल फोर्स वहां पे लग रहा है क्या, नहीं, एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या, बिकॉज ऑफ जी वो नीचे आ रहा है। तो यह है ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है ना, टुवर्ड्स अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम इसे बोल सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहां पे क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से वो जी की वजह से नीचे आ रहा है। क्या हो रहा है, वो जी की वजह से नीचे आ रहा है। क्या आ रहा है, जी की वजह से, मतलब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने की वजह से और जी ही लग रहा है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब जो सेकंड है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी बहुत चेंज होता है, इतना ऐसे रंग बदलू क्रिकेट है, जब भी जिसको उसके साथ गया उसके साथ वो चेंज हो जाता है। हाइट से चेंज हो जाता है, उसके बाद डेप्थ से चेंज होता है, और लैटिट्यूड से भी या फिर सरफेस से भी चेंज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो फ्री फॉल के वक्त, जो नीचे गिरते वक्त फ्री फॉल में वहां पे प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो जी गिरते वक्त आ रहा है जी, वो जी उसके अंदर प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर जब फ्री फॉल होता है। जब क्या होता है, फ्री फॉल होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है वो है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी को जानने के लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बाद में मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ब्लू अर्थ है हमारी, और ये जो हमारे पास ये दिखा हुआ है स्माइली फेस, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि ये हमारी ब्लू वाली अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो अर्थ पे यहाँ पे स्माइली फेस दिख रहा है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्माइली फेस लिया है हमने। और ये हमारा जो है ग्रेविटेशनल
फील्ड है। क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर अगर वो जंप किया तो वो नीचे आ जाएगा, जंप किया तो वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, उसको मिलने के बाद वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ के चला जाएगा। और कहाँ चलेगा हमें पता नहीं, कहाँ चला जाएगा हमें वो पता नहीं, तो उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एज द नेम सेज, एस्केप मतलब तोड़ के छोड़ के भाग जाना। अब हम घर से एस्केप हो गए, एस्केप हो गए मतलब घर से हम घर से भाग गए, तो एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी नीडेड बाय द बॉडी, उस बॉडी को लगने वाली वेलोसिटी जिसकी वजह से वो अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के निकल जाए। बिग एंड हेवी ऑब्जेक्ट, फॉर अ बिग एंड हेवी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट, रॉकेट हो, बड़े बड़े और रॉकेट रहे, वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के, हम मार्स पे भी गए थे, आपने देखा होगा, हम मून पे भी गए थे अभी रिसेंटली, मून पे भी हमने जो रॉकेट छोड़ा था वो भी क्या कर रहा था, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला गया था। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप मूवी भी देख सकते हैं अक्षय कुमार की मार्स, ठीक है, मिशन टू द मार्स, MOM, वो आप मूवी देख सकते हैं, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और इसका जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, √2gm/r, ठीक है। अगर ये r सरफेस ऑफ अर्थ होगा और फिर r+h अगर आ गया तो वो क्या होगा, हाइट, थोड़ा हाइट ऊपर से हाइट से होगा, ठीक है, ये हाइट और ये हमारा क्या हुआ, रेडियस, ठीक है। और इसका जो वैल्यू रहती है वो रहती है 11.42 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतनी अगर वेलोसिटी अगर किसी को भी दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के चला जाएगा। देखिए ये इस तरह से अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के भाग गया, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के भाग गया। तो ये जो इसको वेलोसिटी कितनी चाहिए हमें, 11.42। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हमारे अनसॉल्व प्रॉब्लम से जो बुक में आपको एक्सरसाइज दी गई थी उसके लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करने के लिए मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है और यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, गोल 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 घूम रहा है। अब जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगने वाला है उसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो क्या कीजिए, एक फिंगर पे डोरी या फिर स्ट्रिंग लीजिएगा, उसको थोड़ा सा छोटा मास टाइट कीजिएगा और उसको गोल गोल घुमाएगा। तो गोल गोल घुमाने के बाद आपकी जो फिंगर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो जो फोर्स होगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी पे अप्लाई होता है, और सर्कुलर पाथ जब मूव करती है तभी अप्लाई होता है, जब सर्कुलर पाथ होता है तभी अप्लाई होता है, और वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, along the radius toward the center. The force acted on the body is called as centripetal force, or force applied on an object moving in a circular path which attracts the object towards the center. Towards the center attract करता है, उसे हम centripetal force बोलते हैं। या फिर इसकी definition ऐसे बोल सकते हैं हम, the force which is attracted towards center along the radius, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, होप सो कि आपको ये याद भी हो गई हुई, क्योंकि मैंने इतने बार रिपीट किया है कि द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जो गोल सर्कुलर पाथ करता है तभी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी लगेगा तो जब सर्कुलर पाथ होगी तभी लगेगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम है, यू सॉल्व करना है हमको। राइट डाउन द 3 लॉज ऑफ केपलर। केपलर के 3 लॉ हमें बताने हैं, हमारे पास 3 लॉ है। तो सबसे और उसके बाद हमें डिराइव करना है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ भी डिराइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ हमारे केपलर का क्या है, तो केपलर क्या बोलता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। देखिए ये जो ऑर्बिट है ना वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और जो सन रहता है वो फोकस पे रहता है। सन क्या रहता है यहाँ पे, फोकस पे रहता है। उसको 2 फोकस रहते हैं, मान लीजिए 2 फोकस है, तो हमने इस फोकस पे क्या ले लिया, हमने सन ले लिया। अब ये अर्थ है, ये भी अर्थ भी एक प्रकार की प्लेनेट हो गया हमारे पास। अब ये अर्थ क्या करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। देखिए क्या घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। अर्थ कैसे घूमेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। एवरी ऑब्जेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट, तो एवरी ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ भी आ गया, मार्स भी आ गया, प्लूटो भी आ गया, कोई भी आ गया, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट
मूव्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो क्या करता है, मूव करता है। ये जो देखिए यहाँ पे मूव करते हुए दिख रहा है आपको, एवरी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, अराउंड सन वेयर सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, और जो सन है एक फोकस पे रहता है। अब जो केपलर का सेकंड लॉ हमारे पास आता है, तो केपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखिए ये जो लाइन है इंग्लिश वाली थोड़ा बाजू में देखिए, मान लीजिए कि ये प्लैनेट यहाँ था फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो मूव करते वक्त यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, यहां से क्या यहां तक आ गया। अभी यहां से आने तक उसको कुछ टाइम लगा होगा, ऐसे तो नहीं आया होगा ना, तो टाइम टी लगा होगा, राइट। टाइम टी मान लीजिए कि इसको लगे 10 सेकंड, मानने के लिए मान रहे, इतना नहीं लगता, एग्जांपल है मेरी तरफ से, ठीक है। 10 सेकंड उसको लगे, कहां से आने तक, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने तक उसको कितना लगा, 10 सेकंड। तो ये 10 सेकंड में कुछ एरिया लिया होगा, ये सन है हमारा, ये एरिया लिया होगा, तो क्या लेते हैं हम, एरिया। कौन सा एरिया है, एस जो आर्क ने बनाया है, यस, राइट, ए और क्या है हमारे पास, बी, तो एस ए बी, एरिया अलोंग द एस ए बी इन टाइम टी। कितने टाइम में ले रहा है वो, टाइम टी में ले रहा है, राइट। तो जो प्लैनेट है वो अभी यहाँ पे आया, मान लीजिए पी पॉइंट है, अब जब ये यहां से यहां गया, ये क्यू पॉइंट है, यहां से भी यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा उसको। अब यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो भी 10 सेकंड ही लगे उसको। कितना लगा, 10 सेकंड। यहाँ पे भी कुछ एरिया आ गया, तो मान लीजिए ये एरिया क्या हो गया, यस पी क्यू इन टाइम टी। इन टाइम क्या हुआ, टी, टी एरिया में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इतना एरिया कवर अप किया, तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। ऐसा कौन बोल रहा है हमारे पास, केपलर का सेकंड लॉ। क्या बोल रहे हैं केपलर का सेकंड लॉ, कि जो एंगल बना के एरिया बनाता है प्लैनेट, जो एंगल मतलब ये जो एंगल बना के एरिया बनाता है प्लैनेट, अगर टाइम टी में, सेम टाइम टी में अगर दूसरा एरिया बनाया तो वो दोनों एरिया इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, देखिए सन से और प्लैनेट से जो लाइन हमने यहाँ पे ज्वाइन की है, ये लाइन, राइट, दिख रही है आपको ये लाइन, ये लाइन स्वीप्स इक्वल एरिया। स्वीप्स मतलब जो झाड़ू मारते हो कैसे बना देना, झाड़ू जैसे मारा हमने झाड़ू, तो स्वीप्स, तो स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल एरिया बनाएगा, ऐसा केपलर का सेकंड लॉ का मानना है, और हमने अभी प्रूव भी किया है इस तरह से। मतलब एरिया ऑफ आर, कौन सा आर यहाँ पे, ए बी एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर, कौन सा ले सकते हैं यहाँ पे, पी क्यू एस। ये दोनों एरिया इक्वल रहने वाले हैं। अब जो हमारे पास थर्ड है केपलर का लॉ, थर्ड केपलर लॉ का क्या बोलता है, जो यहाँ पे टाइम पीरियड लेने वाला है, पार्टिकल जो टाइम पीरियड लेना है, मान लीजिए कि ये पार्टिकल ए से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ये सन है, और ये जो हमारा प्लैनेट है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, उसे टाइम टी लगने वाला है, और ये टाइम टी लगेगा उसका स्क्वायर लेंगे, उसका क्या लेंगे हम, स्क्वायर लेंगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसको प्रोपोर्शनल होगा, जो यहाँ पे आर है, डिस्टेंस आर है, जो क्या है सन और प्लैनेट का डिस्टेंस है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। यही है कि द टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रेडियस का क्यूब, जो दोनों की रेडियस है उसका क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, के इंटू आर क्यूब, तो के इक्वल टू क्या बन गया, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और रेशियो का कांस्टेंट होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी क्यूब, तो t2 स्क्वायर अपॉन r2 का क्यूब, या फिर t3 स्क्वायर अपॉन जो टाइम पीरियड अलग अलग प्लैनेट का है सबका जो रेशियो लेंगे वो क्या हो जाएगा, रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमें यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, हमें ये प्रूफ करना है। मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल है सर्कुलर मोशन परफॉर्म, देखिए आपको सर्कुलर मोशन किस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, देखिए इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये पार्टिकल।
इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो कंसीडर अ पार्टिकल, ठीक है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस कितना है, यहाँ पे आर रेडियस है, ऑफ मास एम, उसका और जो मास दिया है वो एम है। द लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो यहाँ पे एम वी स्क्वेयर बाय आर हमने लिख लिया। हमें पता है वेलोसिटी हमने बचपन में ही पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है वेलोसिटी का फार्मूला। अब डेरिवेशन की तरफ हम मूव करने वाले हैं। मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है गोल गोल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले लिख लिया कंसीडर पार्टिकल करके। अब जो हमारे पास है फॉर वन रिवोल्यूशन, अभी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, मतलब एक रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, मतलब 2 पाई आर। और टाइम कितना हो जाएगा, टी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 पाई आर, राइट। तो 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, टी। पुट कर देंगे तो v इक्वल टू डी अपॉन टी, तो डी अपॉन टी इक्वल टू v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर v स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास f इक्वल टू क्या था, f इक्वल टू क्या था हमारे पास, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि v स्क्वायर चाहिए था हमें, तो यहाँ पे v स्क्वायर लिख लिया। तो v स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे 2 पाई आर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये पुट कर देंगे f की इक्वेशन में। अब एक f की इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, m को m, r को r, v की जगह क्या रखना है, इतना सारा रखना है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। चलो f इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, m डिवाइडेड बाय r। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे क्या लिया, m 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r इंटू आर स्क्वेयर, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इसको r से मल्टीप्लाई करता हूं, r से डिवाइड करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया सॉरी, r से मल्टीप्लाई किया और r से क्यों किया मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं आपको। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, f इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर, राइट, m डिवाइडेड बाय t स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन r इंटू क्या था हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वेयर। तो आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, तो आर स्क्वेयर इंटू आर क्या बन जाएगा हमारे पास, आर क्यूब। क्या बन जाएगा हमारे पास, आर क्यूब, राइट। तो ए आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर, और ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 पाई स्क्वेयर एम, ठीक है। टी स्क्वेयर को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वेयर, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर। तो केपलर्स का थर्ड लॉ याद कीजिएगा, केपलर्स थर्ड लॉ। अगर आप अभी थोड़ी देर बाद देखा था क्या था, टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। ये हो सकता है कांस्टेंट, तो हमने के लिया था, टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो के इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन के इक्वल टू, तो 1 अपॉन के इक्वल टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रख देंगे हम, तो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा डी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 4 पाई स्क्वेयर एम अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन के। चलो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था पार्टिकल, वो सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म कर रहा था तो डियर स्टूडेंट्स उसकी रेडियस चेंज होने वाली थी क्या, नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, मास चेंज होने वाला था का, नहीं। तो यहाँ पे मास चेंज नहीं होगा, के भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वेयर एम अपॉन के इज इंटू 1 अपॉन आर स्क्वेयर। ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया हमारा। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, मान लीजिए ये कांस्टेंट हमारा m है, कितना है हमारे पास, m इंटू 1 अपॉन आर स्क्वेयर। और जब कांस्टेंट निकालते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाती है आर स्क्वेयर। ये हमने प्रूफ कर लिया कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वेयर। इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। देखिए न्यूटन्स कंक्लूडेड दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो क्या है, अ स्टोन इज वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसे अपवर्ड भेजा गया। इनिशियली द वेलोसिटी u रीचेस हाइट h, वो हाइट h तक जाने वाला है।
बिफोर कमिंग डाउन, वो नीचे आने से पहले तो दोनों को टाइम पीरियड जो लगने वाला है वो सेम लगने वाला है बताना। यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल h हाइट ऊपर जा रहा है, देखिए इस तरह से, ठीक है। चलो मान लेते हैं अभी हम यहाँ पे पार्टिकल को, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, विच रिचेज द मैक्सिमम हाइट h। ओके, हाइट h मैक्सिमम जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां से निकल रहा है, ठीक है। मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हमें। मोशंस इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। इतने सारे हमारे इक्वेशन है। अब फर्स्ट केस हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो है कि पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, जो यहां पे स्टोन है, मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड, ये जो पार्टिकल है वो अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यहां तक जाने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाके स्टॉप हो जाएगा ना, कि ऊपर जाके जाते जाते डायरेक्ट नीचे आएगा, स्टॉप होके तो नीचे आना चाहिए ना वो, तो ऊपर जाने के बाद स्टॉप होके वो नीचे आएगा। तो देखिए यहां पे भी हमने देख सकते हैं, देखिए पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उसी तरह से स्टॉप होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो 0 इज इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू u इधर चला जाएगा माइनस अपॉन a हो जाएगा, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइम पीरियड हमारा निकला, अब ये ग्रेविटी लग रही है उसको, एक्शन टू ग्रेविटी नीचे लग रही है, अपवर्ड है, तो माइनस लगनी चाहिए। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस u अपॉन माइनस g, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t1 इक्वल टू u अपॉन g। तो अपवर्ड जाने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको अपवर्ड जाने के लिए यहाँ पे u अपॉन g, टाइम कितना लग रहा है उसको अपवर्ड जाने के लिए u अपॉन g। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो v स्क्वायर इक्वल टू लगा लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है फाइनल, इसलिए हमें ये इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2as, लेकिन a भी क्या है हमारे पास निगेटिव 2gs माइनस u स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, s इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। ये हमारा डिस्टेंस होगा, ये हाइट जो हो गई वो हाइट कितनी हो गई हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2g। कितना हुआ u स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए, अब ये पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, वही हाइट रहेगी, हाइट तो चेंज नहीं होगी ना। तो जो हाइट थी सेकंड था हमारा, सेकंड स्टोन जो था हमारा मूविंग डाउन, अब क्या हो जाएगा मूविंग डाउन। अगर मूविंग डाउन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन हम मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। मोशंस इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की इक्वेशन लिख लिया हमने, 3 इक्वेशंस लिख लिया। अभी देखिए ये पार्टिकल जो डियर स्टूडेंट अभी नीचे आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, राइट। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, s इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। तो डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास और ये भी आ गया। तो टाइम पीरियड के लिए क्या लगा सकते हैं हम, ये इक्वेशन लगा सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर हमने रख लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर बाय 2g। u कितना है 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। अब नीचे जा रहा है, g भी नीचे है, ये पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, g भी नीचे, पॉजिटिव आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट्स यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर, 2 कैंसर। अब क्या हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इधर मल्टीप्लाई होगा तो g स्क्वायर t स्क्वायर, राइट। तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर बाय g स्क्वायर। तो ये जो t हो जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय g स्क्वायर। तो ये जो t हो जाएगा वो डाउन के लिए आने वाला था, तो क्या हो जाएगा u बाय g। अब याद कीजिएगा वो t1 कितना था, t1 भी हमारा u बाय g था,
T2 भी कितना आया हमारा U/G। तो इस तरह से जाने के लिए जो टाइम लग रहा था, आने के लिए टाइम लग रहा था, वो सेम लगा। कुछ अलग निकाला क्या हमने यहाँ पे, वही निकाला, इक्वेशन में वैल्यू पुटअप की और हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे पास आने वाला है, ये वैल्यू ऑफ G is suddenly become twice of its value. It will becomes 2 times more difficult to pull the heavy object along the floor. अगर वैल्यू ऑफ G suddenly become twice, अगर वैल्यू हो जाती है उसकी, तो उसको पुल करने में, उसको खींचने में हमें ज्यादा फोर्स लगेगा। अब क्यों लगेगा ज्यादा फोर्स, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब इसका जो मास था वो था पहले m इक्वल टू 20 kg, तो वेट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, m इंटू जी, 20 इंटू 10 मान लीजिए, तो कितना हो गया 200 न्यूटन। अब सडनली g जो है वो डबल हो गया, g बिकम ट्वाइस, तो वही मास मुझे खींचने के लिए, मास तो चेंज नहीं होगा, 20 रहेगा। अब जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m जो था हमारा 20 इंटू जी क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, पहले था g 10, उसके बाद ट्वाइस हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 400 न्यूटन। समझ में आ गया। तो पहले फोर्स कितना लग रहा था 200 न्यूटन, अब फोर्स कितना लग रहा है 400 न्यूटन। ज्यादा कौन सा है हमारे पास, समझ में आ गया आपको। बताने की जरूरत है कुछ, अरे बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो देखिए अब यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विथ ग्रेविटी g। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। एक मास पकड़ लिया हमने, उसके ऊपर g लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन g, ठीक है, और इसका मास कितना है हमारे पास, मास इक्वल टू m, मास कितना है हमारे पास m। तो डियर स्टूडेंट्स वेट क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा हमारे पास mg, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको, राइट। अब हमारे पास सेकंड, इफ g बिकम्स ट्वाइस, g बिकम्स ट्वाइस, अब ट्वाइस हो गया, मतलब पहले g था, अब क्या हो जाएगा 2g, तो वेट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वेट इक्वल टू m इंटू 2, डबल हो रहा ना, तो 2mg, इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कीजिएगा बड़ा कौन है, ठीक है, इसको वेट 1 मान लीजिएगा और इसे वेट 2 मान लीजिएगा ताकि समझाने में। तो वेट 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा वेट 1, अरे बराबर है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसको खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी हमें। अगर जी सडनली अगर बढ़ जाता है तो, सडनली अगर जी बढ़ जाता है तो उसे खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी। अब इसको हम वर्ड में लिखेंगे, तो इसको हम अगर वर्ड में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अभी सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पे। फॉर लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास m अबव द ग्राउंड द अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द mg। ओके, उसको उठाने के लिए हमें क्या लगना चाहिए, mg लगना चाहिए। मतलब यहाँ पे g आ रहा है, इफ g इज डबल तो हमें जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगना है, ट्वाइस लगने वाला है। देखिए यहाँ पे तो ट्वाइस लगेगा, अब ट्वाइस लगेगा तो कितना हो जाएगा 2mg हो जाएगा। तो इसी वजह से हमको जो खींचने वाली ताकत लगेगी वो ज्यादा लगेगी, तो इसको हमने लिख लिया।